हेलो एवरीवन। कैसे हैं बच्चे पार्टी? तो मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बहुत फोड़ रहे होंगे, है ना? तो अभी आपके पास जो जो भी टाइमिंग है वो टाइम बहुत प्रिसाइज टाइम है। इसमें आपको पूरा जो है ना प्रॉपर नींद लेना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है? अभी आपके पास सिर्फ जाके जो है ना जो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूला है, उस पर आपको ध्यान देना है। इसी के लिए मैंने आपके जो एनटीए के जो सिलेबस है उसके हिसाब से मैं प्रॉपर चीजें आपके लिए लेके आया हूँ। वो यूनिट वाइज जो है ना सिलेबस को लिखा हुआ है। यदि आपने एनटीए का ऑफिशियल सिलेबस देखा होगा तो उसमें इस तरह से मेंशन किया है कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इस तरह से क्लास 11th का जो भी पोर्शन है वो 10 यूनिट्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो वन बाय वन सारे यूनिट्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? उसमें जो भी है ना एक एक चीज है ना उसको बहुत टाइम लगा है लिखने में, और मैंने हर चीज को जो है ना प्रिसाइजली इसमें जो है ना क्या किया, टेकल करने की कोशिश किया है। तो ये चीज आपको जो आना चाहिए, क्योंकि क्लास में जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे चीज एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ लेते हैं। तभी एनटीए ये कहता है कि आपको जो है ना एक्स्ट्रा चीजें आपको आता है या नहीं आता, उससे उसको कुछ नहीं मतलब है। उसने जो सिलेबस दिया तो वो आपको आना चाहिए, वो जानना आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के लिए मैं जो है ना आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो है ना इससे इसमें कुछ बकवास चीजें मैंने नहीं लिखा है ना। जो भी चीजें एनटीए ने लिखा है ना अपने सिलेबस में, मैं सब चीज को उस तरह से कंटेंट इसमें करने की कोशिश किया हूँ, राइट? तो ये है यूनिट थर्ड में लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानना है ना? लॉज ऑफ मोशन के बारे में जितनी सारी चीजें है ना जाननी चाहिए आपको, ये सब इसमें मैंने लिख दिया है ना कम ना ज्यादा, है ना, पूरा प्रॉपर, राइट? तो ये है आपका लॉज ऑफ मोशन। इसमें इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स है, कंकरेंट फोर्स के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करता है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, एक तो आपके स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है ना? स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है और उस पे नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क जीरो है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कर रहेगा। डायनामिक मतलब मोशन कर रहा है फिर भी है ना उस पे नेट फोर्स जीरो है, उस केस में जो है ना कौन सा आ जाएगा, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फिलहाल आपको जो है ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात मैं बता रहा हूँ। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एनटीए ने बोला कि बच्चों को ये बताओ कि कब आएगा इक्विलिब्रियम, है ना? तो इक्विलिब्रियम कब आता है? जब नेट फोर्स की वैल्यू किसी सिस्टम पे जीरो है ना, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द सिस्टम इज जीरो, इन दैट केस दे आर इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखो, नेट फोर्स की वैल्यू मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, समेशन ऑफ ऑल फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, समेशन ऑफ ऑल फोर्स इन जेड डायरेक्शन इज जीरो। सारे फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए, तो जीरो उस केस में क्या आ जाएगा आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना? ओके। अच्छा, लुब्रिकेशन के बारे में ये बोला है, लुब्रिकेशन के बारे में बता देना थोड़ा बच्चों को। तो मैं बोला ठीक है बता देंगे, सब चीज बता देंगे। तो लुब्रिकेशन क्या होता है? लुब्रिकेशन यूज किया जाता है बेसिकली फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, राइट? यदि बहुत सारे कोई मशीनिंग कंपोनेंट है, उसमें घर घर की आवाज आ रही है, उसको आप कैसे स्टॉप करोगे? तो लुब्रिकेशन करना पड़ेगा। लुब्रिकेशन यूज किया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, है ना? बहुत तरह के लुब्रिकेंट होते हैं, जैसे ग्रीजिंग वगैरह करते हुए देखा है होगा आपने, है ना? ऑयलिंग करते देखा, बहुत सारे मशीन कंपोनेंट देखा होगा आपने। वो सब क्या एक तरह से लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो आपके मशीन कंपोनेंट है उसमें वियर एंड टियर बहुत कम, राइट? इसलिए ओके। फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तीन तरह के है ना न्यूटन्स का, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, है ना? बेसिकली इसमें एक ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसी को तीन तरीके से पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या होता है, वो इनर्शिया के बारे में बात करता है ना? इनर्शिया, कोई भी बॉडी अपने स्टेट में बना रहेगा जब उस पे जो है ना, जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, है ना? यदि वो मोशन में है तो कंटिन्यूस मोशन में रहेगा, या फिर रेस्ट में है तो कंटिन्यूस रेस्ट में रहेगा। वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से डील करते हैं ना। तो यहाँ पे लिखो दो, एफ नेट की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा है, एफ नेट की वैल्यू जीरो है। एफ नेट की वैल्यू जीरो मतलब वो क्या है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू उसमें जीरो। एक्सेलेरेशन की वैल्यू किसी भी सिस्टम पे यदि एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो होता है तो उसकी नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। मतलब एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो मतलब उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट, है ना? यदि उसकी वेलोसिटी जीरो है तो कांस्टेंट मतलब जीरो है, जीरो रहेगा, या फिर कुछ वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो वो कुछ वेलोसिटी से आगे चलते रहेगा जब तक कोई उसको रोके ना, है ना? ऑल फ्रिक्शन तो लगता है जिसकी वजह से रुकता है, उसमें अपन नहीं चाहिए, है ना? तो बोलता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, है ना? बॉडी विल रिमेन इन देयर स्टेट अनलेस अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे ना आके लग जाए, है ना? तो ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू होता है फोर्स अप्लाई, है ना? तो जो भी आपने फोर्स अप्लाई किया किसी सिस्टम पे, तो उस फोर्स एप्लीकेशन की वजह से कितना जो है ना
मोमेंटम चेंज हुआ उसमें पर यूनिट टाइम के हिसाब से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज डिफाइंड एज दैट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, राइट। ये वाला इक्वेशन आपको ध्यान में रखना, dp बाई dt इक्वल्स टू फोर्स है। तो p की जगह पर p क्या होता है, p होता है मोमेंटम है, p इक्वल्स टू होता है m इंटू v। तो यहाँ पे हमने p की जगह पर रख दिया। dp क्या है, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv माइनस mu डिवाइड बाई t कर दिया तो अपने पास आ गया। और m को आप कॉमन ले लोगे, यदि m वेरिएबल नहीं है, m कांस्टेंट है, तो m को कॉमन ले सकते हैं, v माइनस u बाई टी। v माइनस u बाई टी वी ऑलरेडी नो दिस टर्म इज एक्सेलरेशन है ना, तो इसके जगह एक्सेलरेशन लग दिया। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज आल्सो इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। दिया गया न्यूटन सेकंड। अच्छा, ये तो हो गया कि मास कांस्टेंट है, कोई जरूरी नहीं है मास कांस्टेंट रहे, मास यदि वेरिएबल रहेगा तो तब आप कैसे फोर्स का डिफाइन करेंगे, तो दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, है। एक बार आपने यहाँ पे देखो एम डी एम वी यहाँ पे रख दिया पी की जगह पे, और डी टी कर दिया। तो एम को कांस्टेंट यदि रखेंगे तो डीवी बाई डी टी, यदि वी को कांस्टेंट रखेंगे तो वी को बाहर ले लो, डीएम बाई डी टी। ये आ जाएगा आपका न्यूटन सेकेंड लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया, एफ इक्वल्स टू एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डीएम बाई डी टी। यदि एम चेंज नहीं हो रहा तो ये वाला टर्म क्या हो जाता है, ये वाला टर्म जीरो हो जाता है। अभी एम को मैं क्या रखा, वेरिएबल रखा, ये वाला टर्म आपको प्रेजेंट। अच्छा, ये पुल्ली वाला सिस्टम, पुल्ली सिस्टम है ना, बहुत क्वेश्चन आपने किया होगा, है ना। जैसे पुल्ली है, एक धागा से एक मास M1 को लटका दिया यहाँ पे, दूसरा M2 को लटका दिया, इसमें टेंशन T हो जाएगा क्योंकि धागा सेम है। तो अपने को पता जब तक धागा सेम हो, है ना, स्ट्रिंग सेम हो, तो उसमें टेंशन वेरी नहीं करता, है ना, टेंशन चेंज नहीं होती। ये टेंशन जो यहाँ पे, और पुल्ली मासलेस होना चाहिए। ऑफकोर्स ये पुल्ली क्या है, ये पुल्ली के पास मास नहीं है, मासलेस पुल्ली है, ये है मासलेस। तो ये कितने एक्सलेशन से ऑब्जेक्ट M1 नीचे जाएगा, ये कितने एक्सलेशन से ऊपर जाएगा, तो उसके लिए ट्रिक होता है। इस पे आप नेट फोर्स लिख लीजिए, जिस फोर्स की वजह से ये नीचे जा रहा होगा, ये M1G से नीचे जा रहा है ऊपर, ये जो है ना यहाँ M2G से नीचे, इधर M2G लग रहा है, इधर M1G लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, M1G माइनस M2G, है ना, फाइनली क्योंकि इधर जा रहा है तो M1G माइनस M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन होगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी, M1 माइनस M2 इंटू जी डिवाइड बाय M1 प्लस M2, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, है ना। दिस इज द टर्म ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक मूवेबल पुल्ली की बात है। मूवेबल पुल्ली मतलब पुल्ली क्या कर रहा है, मतलब पुल्ली भी मूव कर रहा है ऊपर ए एक्सेलरेशन से, तो उसकी क्या होती है वैल्यू, एक्स मतलब एक्सेलरेशन ऑफ A1 और एक्सेलरेशन ऑफ A2 को यदि आप वेक्टर के साथ ऐड कर देंगे विद साइन, है ना, नीचे वाले को यदि आपने नेगेटिव मान लिया तो ऊपर वाले को पॉजिटिव मानोगे, तो A1 माइनस A2 कर देंगे डिवाइड करके, तो पुल्ली का एक्सेलरेशन आ जाता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत मंच पर है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर जाके इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स हमेशा जो है ना दो डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। एक्शन एक्शन ऐसे लग रहा है तो एक्शन ऐसे लगा है, इस पे मैंने ऐसे गाल पे लगा है, तो रिएक्शन इस पे लगा है। एक्शन रिएक्शन पेयर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, इसलिए वो जो है ना कैंसिल आउट नहीं होता है। यदि सेम पे लगेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। और एक्शन रिएक्शन पेयर तीसरा पॉइंट बोलता है कि सेम नेचर का होना चाहिए, राइट, है ना। यदि एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा था, रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स के इस तरह से डिफाइन है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर सेम नेचर का होना चाहिए। ओके, वेइंग मशीन, वेइंग मशीन मतलब लिफ्ट, एक का एग्जांपल लिया, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है ना, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद ए एक्सेलरेशन। तो इसमें जो इंसान यहाँ पे लिफ्ट के फ्लोर पे पड़ा हो तो उस पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, उसका mg नीचे, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, n ऊपर n नीचे mg, n माइनस mg, कितने एक्सेलरेशन जा रहा है मोटा भाई ये, है ना, a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, n माइनस mg इक्वल्स टू m, n का वैल्यू क्या आ जाएगा, mg को इधर ले लीजिए, mg प्लस m इंटू जी प्लस ए आ जाएगा यदि लिफ्ट ऊपर जाएगा। तो यदि नीचे जाएगा सिमिलरली m इंटू जी माइनस ए, क्योंकि अभी mg डोमिनेट करेगा तो इसलिए mg माइनस n इक्वल्स टू m आ जाएगा। ओके, फिर ऐसा होता है फ्री फॉल का कंडीशन है। फ्री फॉल का कंडीशन का मतलब यह है कि यदि नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो उस केस में फ्री फॉल करना स्टार्ट कर देता है ना। तो फ्री फॉल के कंडीशन में उस पे जो
नॉर्मल फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, सर मैंने इसमें लिखा है ना। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, राइट, ये तो बात अपने पता है, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। ओके, तो किसी ऑब्जेक्ट का मास तो भाई कांस्टेंट रहता है, अगर वेलोसिटी किसी तरह से चेंज ना हो तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो वेलोसिटी कब चेंज नहीं होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट पे ना हो या किसी पार्टिकल पे ना हो। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आती है तो एक्सीलरेशन आता है, एक्सीलरेशन ही वजह है वेलोसिटी चेंज करने की, है ना। तो एक्सीलरेशन में वैल्यू यदि जीरो रहेगा तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा, है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसी सिस्टम पे जीरो है तो नेट एक्सलेशन की वैल्यू भी जीरो रहेगी, और नेट एक्सलेशन की वैल्यू जीरो रहेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। तो उसके इसमें आपका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों बराबर होंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। तो पी कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स टू होगा कांस्टेंट विच इज कंजर्व, मतलब पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो होती है, ये कॉन्सेप्ट है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो मतलब मोमेंटम is conserved and momentum is going to conserve, right? Okay. अब है अपने पास स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F इंटू डेल्टा एक्स, है ना। क्योंकि स्प्रिंग को आप इधर खींचते हो तो स्प्रिंग जो है ना फोर्स लगा के आपको क्या करता है, बैक इधर खींचने की कोशिश करता है। डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शन को बोला, स्प्रिंग का आपने इधर किया, फोर्स इधर लगा, इसलिए आप नेगेटिव साइन लगा दिया है ना। एफ स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस के इंटू डेल्टा एक्स, है ना। डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, राइट। स्प्रिंग को यदि आप एन पार्ट में कट करते हैं तो उसकी स्टिफनेस क्या हो जाती है, एन टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। लेट से एन लेंथ का स्प्रिंग है, उसको टू इक्वल पार्ट्स में आपने कट कर दिया, तो इसकी जो है ना स्टिफनेस कितना हो जाएगी, टू के क्योंकि टू पार्ट्स में आपने कट किया तो टू के। यदि एन पार्ट में आप कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एन के टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी ज्यादा इसकी स्टिफनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ, है ना। जितना लेंथ छोटा उतना स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा होती है, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं स्प्रिंग को। दो स्प्रिंग ले लिया, है ना, उसकी एक की स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2। तो सीरीज में जो है ना कैसे ऐड करते हैं, 1/K1 प्लस 1/K2, है ना। रेजिस्टेंस में ऑलरेडी आपने पढ़ के रखा होगा, रेजिस्टेंस को यदि आप सीरीज में ऐड करते हैं तो क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, राइट। लेकिन स्प्रिंग में उसका उल्टा होता है, सीरीज में जो रेजिस्टेंस के साथ होता है, यहाँ पे पैरेलल में जो रेजिस्टेंस के साथ होता है वहाँ सीरीज वाला होता है, मतलब रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो 1/K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस सो ऑन। सिमिलरली पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं अपन K1 प्लस K2 प्लस Kn तक। फ्रिक्शन, अच्छा फ्रिक्शन वाला भी है नहीं इसमें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, है ना। ऐसे टीचर आपको पढ़ाए होंगे, फ्रिक्शन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही पढ़ाते हैं जनरली, है ना। तो ठीक है, इसमें दो तरह के फ्रिक्शन के बारे में एनटीए ने जिक्र किया, है ना। एनटीए ने बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा बच्चों को पढ़ा दीजिए, इससे अपन क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट में टेंडेंसी हो रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो तो उसको उस कंडीशन जो फ्रिक्शन आएगा उसको ना बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। रियल में मोशन ना हो, सिर्फ टेंडेंसी हो तो उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, है ना। जैसे कि ये वाला मैं इसको यहाँ पर रखा हूँ, इसको मैंने ऐसे इतना पर रखा, अभी भी नहीं गिर रहा है, इसका मतलब इसका टेंडेंसी है नीचे गिरने की, है ना, फिर भी नहीं गिर रहा है। इस केस में कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब एक्चुअल में ये जो है मूव करना स्टार्ट कर दे तब जो फ्रिक्शन जो आएगा उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जब एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। मोशन की कंडीशन में यदि रेस्ट में है और उसकी टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन होने की तब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल इन नेचर होता है, वो वेरी करता है ना। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, एफ लिमिटिंग और 0 से बड़ा होता है, एफ लिमिटिंग से छोटा होता है, वो एडजस्ट करता है, एडजस्टिंग इन नेचर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। बट काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं म्यू के इनटू एन। एन क्या है, नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, एन इक्वल्स टू
है ना, ये नॉर्मल फोर्स, जैसे कि नॉर्मल फोर्स आप कैसे निकालते हो, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को मास m है, रख दिया, इस पे अभी नॉर्मल फोर्स क्या आ जाएगा, n ऊपर की तरफ लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, n इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा mg। ऑल दो नॉर्मल की कंडीशन में कंडीशन टू कंडीशन बदलते हैं, इस केस में सिंपल से लिया अपन, नॉर्मल फोर्स के लिए mg के बराबर हो जाए तो म्यू के इक्वल टू एफ के इक्वल टू हो जाएगा म्यू के इनटू mg, राइट। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा बड़ा होगा, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ कोर्स ये क्या है, आखिरी चरण है, जब मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला उस कंडीशन में जो मैक्सिमम वो कोशिश करेगा ऑब्जेक्ट रोकने, सरफेस रोकने का जो कोशिश करेगा फ्रिक्शन, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन है। उसकी तो वैल्यू तो ज्यादा ही होगी, एक बार चलना स्टार्ट कर देता है तो उसकी फ्रिक्शन वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ करने की कोशिश किया। लिमिटिंग, जैसे यहाँ देखो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ तक, एक बार चलना स्टार्ट किया तो थोड़ा सा फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गया, है ना, थोड़ा सा फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गया और इसकी वैल्यू क्या हो गई, अब कांस्टेंट हो गई। यहाँ से स्टैटिक में तो इंक्रीज कर रहा था यहाँ तक आया, फिर जाके इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई और आगे चलते चलेगी, राइट। हाँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अब इसमें डिफाइन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब ये ऑब्जेक्ट सिंपल से लिया, इस वाले से हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिया, मास m, इसको इधर मोशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मूव दिस मास m इन राइट वार्ड डायरेक्शन, इस वाले डायरेक्शन में इसको मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे में लगेगा इधर की ओर, है ना, ये फ्रिक्शन हो गया, इसके नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, तो ये FL को ऊपर यदि आप शिफ्ट कर देंगे तो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, है ना, इस तरह से एक ट्रायंगल बन गया है, ये आ गया आपका रिजल्टेंट फोर्स, ये आ गया एफ एल, ये आ गया नॉर्मल फोर्स, तो यहाँ पे कितना एंगल बना, ये थीटा एंगल की वैल्यू उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, FL बाय n, ठीक है। ओके, एंगल ऑफ रिपोज इज नथिंग बट, कोई भी चीज को अपन यदि स्लैंट हाइट पे रख रहे हैं, स्लैंट हाइट मान चलो इस पे रख रहे हैं, है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है इस पे रख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट, तो देखो यहाँ पे इतना एंगल पे इसको टिल्ट करके रखे हुए हैं कि स्लाइड नहीं हो रहा है ना, माउस जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे तो ये जो है ना इसकी पॉसिबिलिटी है देखो स्लाइड होना स्टार्ट हो गया, तो जिस एंगल पे ये स्लाइड होना स्टार्ट हो जाता है उसको अपना बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, है ना। तो ये जो अभी क्या है, इसको थीटा एंगल है ना, इसका इंक्लिनेशन क्या हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इंक्लिनेशन है, तो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो उसके लिए ना स्लाइड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज, है ना, द एंगल एट विच ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, राइट। देखो यदि ये जो एंगल है थीटा इंक्लिनेशन, उसकी वैल्यू यदि एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है तो कोई स्लाइड नहीं होता है, छोटा एंगल है तो कोई स्लाइड नहीं होगा, यदि थीटा के बराबर है तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, और यदि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन आर, थीटा आर है, थीटा की वैल्यू यदि ग्रेटर, ये इंक्लिनेशन वैल्यू बहुत बड़ी है एंगल ऑफ रिपोज है, इस केस में स्लाइड होगा नहीं, और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि उस टाइम एक्चुअल मोशन स्टार्ट कर देने वाला है ना, राइट। ये सब देख लेना आप, ठीक है। अब आपके पास कांस्टेंट मोशन है, ये एक ब्लॉक ले लिया, पुल्ली इसमें मास m मोल लगा दिया आपको, इधर कुछ x ऊपर जा रहा होगा, v वेलोसिटी जा रहा है, एक्सेलरेशन जा रहा है, सिमिलरली x नीचे आ रहा होगा, v वेलोसिटी आ रहा होगा, एक्सेलरेशन आ रहा होगा, इसमें रिलेशन क्या होता है, ये क्योंकि ये t है, t एक टेंशन एक इंटरनल फोर्स के कारण वर्क डन क्या हो जाता है ना, नेट वर्क डन बाय दिस टेंशन इज इंटरनल फोर्स, सो नेट वर्क डन बाय दिस टेंशन फोर्स विल बी जीरो, समेशन ऑफ वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज जीरो, तो क्या हो जाए t1 x1 प्लस t2 x2 प्लस t3 x3, है ना, प्लस tn xn सो ऑन इक्वल्स टू जीरो, है ना। सिमिलरली इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, तो t1 v1 प्लस t2 v2 प्लस t3 v3 इक्वल्स टू जीरो, सो ऑन, राइट। सिमिलरली इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, इसका समेशन करेंगे तो ये भी होना चाहिए जीरो, ये आपका कांस्टेंट मोशन। तो ये था, इतना तो आपको जानना चाहिए एटलीस्ट, है ना, क्योंकि ये है एनटीए के सिलेबस के हिसाब से आपका एनालिसिस है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने देखा है यूट्यूब पे कि पूरा ग्रंथ बताने लगता है ना, तो ग्रंथ भी जानना जरूरी नहीं है, जो एनटीए को जानना है वो जानना आपको जरूरी है, इसलिए ये चीज आपको आना चाहिए, राइट। तो ये था आपका यूनिट 3 से जो भी पोर्शन आपको जानना चाहिए वो मैंने कोशिश किया आपके लिए, तो एकदम मस्त होकर पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, एकदम फील फ्री, प्रॉपर नींद लीजिए, है ना, पूरा घबराना, क्योंकि माइंड को आप जितना
अच्छे से शार्प रखोगे, वो जो है ना आपके लिए ज़्यादा फायदे का बात है ना। तो नज़दीक है एग्जामिनेशन, घबराने की बात नहीं है, चिल होकर पढ़ना है, बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि एग्जाम टेम्परामेंट में अब यदि आप घबरा के एग्जाम लिखोगे, राइट करोगे, तो फिर वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो जितना आता है आपको पूरा ध्यान से लिखने का है। अभी टाइम कम है, तो आप रिवाइज़ करिए, आप फ़ॉर्मूला जितना हो सके रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके, थैंक यू।